कि एसआईपी करें या लमसम करें। देखो पैसा बहुत आ गया है आपके पास, 8-10 लाख रुपए एक बार में आ गया है, 20 लाख रुपए एक बार में आ गया है, तो लमसम कर दो उसको। क्या एसआईपी करोगे, लमसम कर दो। लेकिन किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में करने से अच्छा मैं रिकमेंड करता हूँ इंडिविजुअल शेयर में करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन समझ होनी चाहिए भैया, थोड़ा समझ बुरा। ऐसे नहीं किसी ऊट पटांग शेयर में डाल दियो, सागर सर आपने बोला था शेयर में डालने के लिए, हमने शेयर में डाल दिया, वो बर्बाद हो कुछ बचे। ऐसा नहीं कर देना भैया। मैं थोड़ी ये बह रहा हूँ कि किसी भी शेयर में ऐसे डाल दो, थोड़ा स्टडी करके डालो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बात ये भी समझ लेना कि जब किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम अमाउंट, तो उसका ये भी देख लेना कि अभी वो कहीं ऑल टाइम हाई पर तो नहीं है, पीक पर तो नहीं है। कभी भी उस शेयर में इन्वेस्ट मत करना जो पीक पर है, क्योंकि अगर पीक पर है वहां पैसा डाला तो उसके बाद तो नीचे आना है, तो आपका पैसा ठीक है। ये समझने का एक बहुत बेसिक सा तरीका है, 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखो। अभी जो मैं आपको ऐप में दिखाने वाला हूँ ना, उसमें ये बड़ा आराम से दिखाता है। मैं आपको अभी लास्ट में स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 52 वीक में हाई पर है या लो पर है या बीच में है। वो आइडेंटिफाई करना भी सिखाता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा। लमसम अमाउंट अगर है तो अभी मेरे को इस वाले शेयर में डालना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो चीज़ देख करके समझना आसान होता है। ठीक है, समझाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और एसआईपी तो हमेशा अच्छा है ही। तो आप अगेन फिर से वही सवाल आता है कि एसआईपी अच्छा है या लमसम अच्छा है। सर मैं ये नहीं कहूँगा कि एसआईपी ज़्यादा अच्छा है, लमसम बुरा है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, कैसे कंपेयर कर लें भैया। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, मैं कैसे कंपेयर कर लूँ। लमसम है, मोटा पैसा है, तो मोटा पैसों का आप एसआईपी कर नहीं सकते ना, लमसम में ही डालोगे, कहीं एक जगह डालोगे। तो ये कहना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है मुश्किल है। ये कुछ इस तरीके से है कि भगवान राम अच्छे हैं, भगवान कृष्ण अच्छा है, कैसे कह सकते हो। अरे दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। भगवान शिव अच्छे हैं या भगवान विष्णु अच्छे हैं, अरे बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से लमसम अलग है, एसआईपी अलग है। एसआईपी भी करना है, लेकिन लमसम तो तभी करोगे जब आपके पास मोटा पैसा है। मोटा पैसा नहीं है तो एसआईपी तो बिल्कुल करते रहिए, ऑल टाइम चलता रहेगा एसआईपी तो। ठीक है, अब कुछ सवाल और भी हैं, जैसे कहते हैं ब्रोकर भाग गया तो। अब जैसे एंजल वन हो गया या बहुत सारे ब्रोकर हैं, जो भी आप ब्रोकर ऐप यूज़ करते हो, वही बंद हो गया तो भाग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ब्रोकर देखो एक गेटवे होता है, आपको म्यूचुअल फंड की कंपनी तक वहाँ इन्वेस्ट करने तक का गेटवे होता है। वो गेटवे हट गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका पैसा तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास गया है ना, तो आप सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा है, वहाँ ग्रो हो रहा है आपका। तो ब्रोकर हट भी गया तो कल को आप ब्रोकर बदल भी सकते हो, या ब्रोकर नहीं भी भागा है, ब्रोकर हटा नहीं भी है, आप चाहो आज आप एक्स ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, एंजल वन यूज़ कर रहे हो, कल को आप चाहो कि दूसरा आपको यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई तो हमने एक्सिस के म्यूचुअल फंड कंपनी में डाल रखा है, एक्सिस वाली कंपनी खत्म हो गई तो। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। देखो हालांकि ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, लेकिन ऐसा जब भी होता है ना, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है ना, सर एक चीज़ तो समझो, म्यूचुअल फंड के ऊपर बापूजी बैठे हैं सेबी। अब सेबी ने ऐसी चीज़ों को ऐसे इग्नोर तो कर नहीं रखा होगा, इसके लिए भी रूल बना रखा होगा। तो रूल ये है कि जब ऐसी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी सरेंडर कर रही है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी कहती है हम अपने को धंधा नहीं करना भैया, मेरा धंधा नहीं चल रहा, हमको कहीं और जाना है, जा रहे थे, हमको नहीं कंपनी बंद करना है। तो सेबी कहती है जब भी ऐसा करना है तो भाई तुम्हारे पास जितना फंड तुमने लोगों से ले रखा है, वो फंड दूसरी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को हैंड ओवर करोगे। अब आपका जो भी म्यूचुअल फंड चल रहा है, एसआईपी चल रहा है, अब वो दूसरी कंपनी के पास जो फंड गया है वहां आपका एज इट इज चलने लग जाएगा, तो आपके फंड का लॉस नहीं होता, टेंशन मत लो। ब्रोकर भाग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी बंद हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका फंड सेफ है, फंड दूसरी कंपनी को हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन हाँ, कई बार स्मॉल कैप में कुछ लफड़े हो जाते हैं, लार्ज कैप में लफड़े नहीं होते। उन लफड़े के बारे में जानना चाहते हो बताओ, कमेंट में बताऊंगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा वो। देखो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत है नहीं, जितना ज़्यादा आप जानोगे ना म्यूचुअल फंड में, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो। मोटा मोटी ये समझोगे आपका पैसा सेफ है भैया, अगर आप लार्ज कैप में जा रहे हो तो। लार्ज कैप में है पैसा आपका सेफ है, म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ है, ब्रोकर भाग गया कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के पास आपका फंड चला जाएगा, सेबी है ऊपर बैठा हुआ। ठीक, किसी महीने नहीं दे पाए तो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट, म्यूचुअल फंड का इंस्टॉलमेंट, ये बड़ा एक सवाल होता है। भूल गए तो, उस महीने हमारे बैंक में पैसा नहीं रहा तो, कुछ नहीं होने वाला। देखो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में जो आप पैसा डाल रहे हो ना, आपने कुछ उससे पैसा उधार नहीं ले रखा या कुछ खरीद नहीं ले रखा, आपका पैसा उसका बपौती नहीं है, आप उसको पैसा दे रहे हो अपनी मर्जी से उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका धंधा चल रहा है आपकी वजह से। तो ऐसे में एक आध महीना अगर मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं भैया, वो कोई फाइन विन नहीं लगाने वाले, और आपका सिबिल विबिल स्कोर कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये जरूर है कि आपका बैंक से अपने आप जो कट रहा है, वो बैंक वाला जरूर आपका ईसीएस मैंडेट वाला जो होता है वो चार्ज लगा सकता है, वो छोटा मोटा होता है, शायद 150, 200, 300 रुपये होता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। वो अपने बैंक से आप पूछ सकते हो कि ईसीएस जो लगा हुआ है, ईसीएस अगर बाउंस होता है तो क्या चार्ज वो लेती है बैंक।
अपने बैंक से आप पूछ सकते हो। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी कुछ नहीं लेती है, बैंक तो लेगी ना। अब बैंक ने ईसीएस लगवा रखा है, बैंक के पास वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आती है, अरे पैसा दो, उसने पैसा दो। अब बैंक देखेगी अकाउंट में तो पैसे नहीं है, तो बैंक के भैया पैसे नहीं है, अरे यार, तो फिर बैंक कहेंगे अरे तुमने अकाउंट खुलवा रखा, पैसा नहीं रखता, ईसीएस लगवा रखा है तुमने, पैसा रखते नहीं तो फाइन दो। ऐसा करके बैंक आपसे थोड़ा सा फाइन ले लेती है। तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे कोई फाइन नहीं लेती है, बैंक आपसे ले सकती है। कितना ले सकती है अपने बैंक से बात कर लीजिएगा। और क्या ऐसा कभी भी कर सकते हैं, कभी दिए कभी छोड़ दिए, ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके भी कुछ रूल है ना भैया, वो भी अपना फंड वंड लगा के बैठे हैं। हाँ 2-3 बार शायद आप मिस हुए तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर महीने ही आपका बाउंस हो रहा है। 3-4 महीने 5 महीने लगातार आपका बाउंस हुआ ना, तो फिर वो एसआईपी कैंसिल भी हो जाता है। पूछ लेना आपने जिस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में है, उससे कस्टमर केयर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। मर गए तो क्या होगा, पैसा देते देते हमने 10 साल से इन्वेस्ट किया है सर, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिए, अब हम नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? परिवार वालों को मिल जाएगा, अरे बहुत नॉर्मल सी बात है, नॉमिनी को मिल जाएगा ना। एफडी कर रखा है, नहीं रहे तो कहाँ जाएगा? परिवार को मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ये परिवार को मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। कैसे निकालेंगे पैसा? अरे आज के टाइम में बहुत आसान है, जिस ऐप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसी ऐप में विड्रॉ करने का भी ऑप्शन होता है, स्टॉप एसआईपी करने का ऑप्शन, स्टॉप करो, निकाल लो पैसा, ठीक। कितना टैक्स लगेगा भैया निकालेंगे तो? 1 साल में कितना टैक्स लगेगा, 5 साल में कितना टैक्स लगेगा? जब भी निकालेंगे टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सरकार कहती है आपने पैसा कमाया है तो हमको भी दो ना थोड़ा। नौकरी में कमाते हो, बिजनेस में कमाते हो, तो कमाई का देते हो ना सरकार को, तो यहाँ भी तो कमाई है ना। आपके फंड पर टैक्स नहीं लगता। मान लो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए, तो आपके 10 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 10 लाख की वजह से अगर आपने 2 लाख रुपए कमाया है तो उस 2 लाख पर टैक्स दो, 10 लाख पर मत दो, वो तो आपका पैसा है, आपने कहीं से कमाया और कमाई का ऑलरेडी टैक्स तो आप दे ही चुके हो, दोबारा 2 बार थोड़ी टैक्स दोगे। कमाई पर टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है? म्यूचुअल फंड सरकार कहती है कि अगर आपका गेन, अगर आपकी कमाई 1 लाख से कम है तो भैया आपको कहें तुम तो बहुत गरीब हो यार, बहुत कम कमाए तुम्हें, तुम कोई टैक्स मत दो, तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उल्टा मेरे से सहानुभूति अलग ले जाओ, इतना कम कमाया तुमने। लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं यार, करोड़पति बन रहे हैं। तो सरकार कहती है 1 लाख या उससे कम कमाए हो, कुछ मत दो, चुपचाप लेकर घर निकल जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा हमको। 1 लाख से ज़्यादा अगर कमा लिए हो और वो भी 1 साल के अंदर कमा लिए हो तो 15% दे देना टैक्स, चुपचाप पहली फुर्सत में। और 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और 1 लाख से ऊपर का गेन है तो जो भी गेन है उस पर 10% देना, क्योंकि 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म माना जाता है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा लेती है आपसे गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म में कम लेती है, ठीक है। 10% लॉन्ग टर्म में, 15% शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर 1 ही लाख का गेन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, सहानुभूति देकर के आपको घर भेज देगी सरकार, ठीक है। अब एक सवाल आता है कितने साल का करना सही है? आपकी मर्जी यार, कितने भी साल का कर लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। देखो होता ये है, स्टॉक मार्केट में ना पैसा ही सारा स्टॉक मार्केट में जाता है। स्टॉक मार्केट में साइकिल चलता है। साइकिल कहने का मतलब हर 3-4 साल में मार्केट एक बार डुबकी लगाता है नीचे, और हर 3-4 साल में मार्केट एक बार ऊंचाई पे जाता है। तो ये ऐसा सर्किल 3-4 साल 5 साल का होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी पहले भी हो जाता है। तो मैं कहता हूं कम से कम 2 साइकिल तो आपको रखना चाहिए, अपना म्यूचुअल फंड का पैसा रखना चाहिए 2 साइकिल, और 2 साइकिल का मतलब कम से कम 10 साल अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे, क्योंकि जितना ऐसा घूमेगा ना वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक सवाल जो मैंने शुरुआत में बोला था, जब मार्केट नीचे गिर रही है तब इन्वेस्ट नहीं करने का, जब ऊपर जा रही है तब इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं करना सर। म्यूचुअल फंड इनफैक्ट आपको अच्छी कमाई करके देता है जब मार्केट डाउन जा रहा होता है, क्योंकि एवरेजिंग अच्छी निकल जाती है, फिर ऊपर निकलता है वहां तो कमाई होती है। तो नीचे जाते टाइम एवरेजिंग करके निकाल के देता है, ऊपर के टाइम पे जाकर के तो प्रॉफिट तो होता ही होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि नीचे जा रहा है तो हम नहीं इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट आप हमेशा करना। लोग पूछते भी ये सही टाइम क्या है सर एसआईपी करने का, किस टाइम में करना चाहिए सर? अभी, राइट नाउ, तुरंत, अभी के अभी। वो डायलॉग था ना वो सिंघम का, मैं चाहूं तो अभी के अभी, चाहे कान चिकरे चाहेगा तो अभी कभी तरह ट्रांसफर करा सकता, वैसे ही अभी के अभी।